डॉक्टर रिजवी? ये आप सही कह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि जैसे हम अगर हिंदुस्तान और चाइना को देखेंगे तजारती एतबार से तो दोनों तजारत कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन टेंशन भी है वहाँ पे कि इतनी ज़मीन वहाँ कब्ज़ा है, या है, ये है, वो है, तमाम दिस दैट। तो यही सिचुएशन है, मतलब एक नॉर्मल पोज़ीशन हम कह सकते हैं उसको, कि कोई बहुत वैसी नहीं है कि फ़िलिस्तीन को लेके, गाज़ा को लेके बहुत बड़ा कोई टेंशन है या सीरिया को लेकर के। ये बात समझ में आई, तो इसका मतलब है ये बयानबाज़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ भी कई बार बयान बड़े अच्छे आ जाते हैं कि लाल आँख अगर दिखाई जाएगी तो लाल आँख दिखाऊँगा, और कहीं ट्विटर और वो सब वो बंद कर दिए जाते हैं, साहब हमने सब बंद कर दिए उनके जितने वो क्या होता है ऐप हैं, और ये इस तरीके की बातें। तो मैं सिर्फ समझने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदुस्तान से जिनका ताल्लुक है वो इसको आसानी से समझ लेंगे रिश्तों के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूनुस चौड़वारा साहब ने दी है, हालांकि कहीं से उसकी तस्दीक नहीं, क्योंकि अगर ये बड़ी खबर होती यूनुस साहब, तो मैं समझता हूँ कि अब तक हंगामा मच गया होता। खबर ये दे रहे हैं कि मुमताज साहब अमेरिका से अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 24 मार्च के अमेरिकी हमले में हूती के चीफ अंसारुल्लाह अल हूती की मौत है। पहले बात तो अंसारुल्लाह नहीं है वहां पे, अंसारुल्लाह अब नहीं बचे हैं, बल्कि वहाँ जो चीफ हैं उनका कुछ दूसरा नाम है, देखिए अभी ज़हन में बिल्कुल अचानक नहीं आ रहा है। तो एक तो वहाँ पे अंसारुल्लाह नहीं है अब, मैं ये बता दूं, और वहाँ पे उनकी जगह पे दूसरा जो है वो मैं अभी बिल्कुल उनका नाम आपके सामने पेश कर दूंगा। तो इसलिए अभी इसकी तस्दीक जो है होना बाकी है। कैप्टन साहब, मैं थोड़ा से अगर देखूं, जो आपने शुरू में कहा कि, और ये खबर भी आ रही है कि आईडीएफ जो है वो अब गाजा पे हुकूमत करना चाहता है और वो वहां से नहीं निकलेगा, ये तो बिल्कुल पक्की खबर। लेकिन जो गुरिल्ला वार वहां पे शुरू हुए, हमास जिस तरह से पहले के मुकाबले ज्यादा जमीनी सतह पर एक्टिव हुआ है, और खबर भी आ रही थी कि कई अटैक भी उन्होंने आईडीएफ पर किए हैं। तो ये क्या है, मतलब कितना आप ये समझदारी भरा काम है? आईडीएफ को क्या मौत के मुंह में झोंकना नहीं है कि जब अभी वहां पे हमास अभी भी पूरी तरह से सरगर्म है, और अभी भी जो वहां पे सुरंगें हैं, टनल्स हैं, उनके बारे में पूरी तस्दीक नहीं हो सकी है। ऐसे में वहां पे जाके बारूद के ढेर में बैठाना, क्या ये नेतन्याहू का अच्छा कदम मानेंगे, या इसको ये कहेंगे कि ये जज्बाती कदम है? मैं एज ए मिलिट्री फोर्स के एतबार से ये बात कह रहा हूँ। क्या आप इसको कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, हम याद कर सकते हैं कि 1967 में इजराइल ने हमला करके वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया, लेबनान के दक्षिण भाग पर कब्जा कर लिया, सिनाई के भी एक हिस्से पे कब्जा कर लिया, और इजराइल ने गजा पे भी कब्जा कर लिया। 1967 से लेकर 2005 तक, तो समझिए कितना, 40 या 50 साल तक इजराइल ने गजा पर अपनी फौजें रखी, अपनी पुलिस रखी, और गजा को एडमिनिस्टर किया, यानी गजा पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखा। वो तो 2005 में जब सुलह हुई, तो सुलह की काफी सारी शर्तें थी, उसमें से एक शर्त ये हो गई कि ठीक है, इजराइल गजा को खाली कर देगा, जो कि उसने खाली कर दी, और उसके बाद गजा के लोगों को अपनी पसंद से ही वहां चुनाव करके अपनी पसंद से ही सरकार बनाने की इजाजत मिल गई। गजा में जो पुलिस थी वो भी गजा के लोगों की हो गई, और हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे आस्ते आस्ते फतह अल फतह इन सब से हवा चलते चलते आज हमास तक पहुंच गई। तो गजा में सरकार किसकी मानी जाती है? हमास की। गजा में पुलिस किसकी है? हमास की। गजा में एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? हमास का।
अब 2005 के बाद अब जब इज़राइल फिर से गजा में घुस गया है, कुछ खास रीजन है जिसकी वजह से नेतन्याहू का मानना है या जो जीयू हैं नेसेट में उनका मानना है कि अब वो गजा नहीं खाली करना चाहते। देखिए इज़राइल की पर्सपेक्टिव ये है कि गजा को अगर खाली कर दिया तो सुरंगें फिर से बननी शुरू हो जाएंगी। इज़राइल इंटेलिजेंस ये कह रही है कि अगर गजा को खाली कर दिया तो हमास फिर से रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, रीइक्विप हो जाएगा, यानी हमास फिर से कैडर की भर्ती शुरू कर देगा, कैडर की ट्रेनिंग शुरू कर देगा। और होता है ना, सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर, बटालियन यहाँ पर, ब्रिगेड वहां पर, वो सिर्फ अपने को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा, ट्रेनिंग करना शुरू कर देगा, हथियार बनाना शुरू कर। हमास के जो लड़ाके हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बहुत शानदार हथियार बना लेते हैं, चाहे रॉकेट्स हो या मिसाइल्स हो। तो इसी इन डर की वजह से हमास को इज़राइल पनपने नहीं देना चाहता है। इज़राइल कोशिश कर रहा है कि हमास का जो जड़ है उसको सुखा दे, ये इज़राइल कोशिश करता है। इसीलिए बार बार आप देखें तो जब बातचीत जैसे ही उठती है कि चलो लड़ाई एक दिन तो बंद होगी ना कभी तो एक लड़ाई बंद होती है, दुनिया की सारी लड़ाइयां एक दिन बंद हो जाती हैं। तो फिर अरब मुल्क कहते हैं कि हम तो $53 बिलियन दे देंगे। सऊदी ने प्लेज किया है, कुवैत ने प्लेज किया, अबू धाबी, कतार, सबने। तो ये $53 बिलियन जब खर्च होंगे तो हमास बोल रहा है कि हम हमारी मर्जी से खर्च करेंगे, हमारी तरीके से खर्च करेंगे, हमारी तरीके से गजा को फिर से नया बनाएंगे, क्योंकि अरब मुल्क पैसा दे रहे हैं। इज़राइल और अमेरिका भी अड़े हुए हैं कि नहीं, ये पैसा हमास के हाथ में नहीं दिया जाएगा, ये पैसा दिया जाएगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में, चाहे मोहम्मद अब्बास साहब हो या कोई हो। मोहम्मद अब्बास साहब आप बूढ़े हो गए हैं। तो इज़राइल नहीं चाहता कि हमास भविष्य में, हमास का कोई मिलिट्री रोल हो गजा में। जी डॉक्टर रिजवी। जी बिल्कुल कैप्टन साहब, ये आप सही कह रहे हो। मैं अभी देख रहा था और ख़ास तौर से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा से उसका ब्रीफ यहाँ पे दे दूँ जो यमन के ताल्लुक से है। यमन के ताल्लुक से यहाँ पे तहरीक अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के सीनियर रुकन अली अल क़ऊम ने एक तकरीर के दौरान फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत और यमनी शहरियों के खिलाफ अमेरिका की वहशियाना जारियत के जवाब में यमन में अमेरिकी और इजरायली हुकूमत की कार्रवाइयों को जारी रखने के बारे में कहा कि अमेरिका और दुनिया को यमन के इन अल्फाज और इक़दामात के इंतजार करना चाहिए जिससे वो सब बहुत जल्द हैरान होने वाले हैं। यानी पूरी दुनिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों बयान आया कैप्टन साहब? इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है? अली अल क़यूम ने मजीद कहा कि यमन की क़यादत जानती है, यानी लीडरशिप जानती है कि किस तरह अपने एक के बाद एक सरप्राइज को पेश करना है। तहरीक अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के सीनियर रुकन ने कहा कि यमनियों के लिए मायूसी कोई मायने नहीं रखती और यमन अपनी क़यादत के झंडे तले फ़िलिस्तीन की हिमायत के रास्ते पर फतेहयाब है। अली अल क़ऊम ने ताकीद की है कि आज की जंग वजूद और बका की जंग है और इस जंग से अलग होने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत सबसे ज्यादा अरबों को ही चुकानी होगी। इजरायली एक एंग्लो अमेरिकन मंसूबा है जो पूरी इस्लामी कौम और इसकी शान, शनाख्त, तारीख, तहजीब, बका और मुस्तकबिल के किरदार को लूटना और तबाह करना चाहता है। ये जो पूरा सिनेरियो जो पेश किया है कैप्टन साहब, क्या मतलब अगर थोड़ा से हम इसको देखें, जो कहा कि हम ऐसा करेंगे दुनिया हैरान रह जाएगी, क्या इनके पास अगर देखें तो क्या ऐसी चीज है जिससे ये, और इन्होंने अरबों को तो ललकारा ही है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी अरबों को बड़ी मलामत की है, फिर वही किया है और कहा है कि बहुत भारी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी अगर ऐसा होता है।
और जैसे कि खबर भी आई, आपने शुरू में कहा कि साहब ऐसा चल रहा है कि अब हर जगह बफर जोन आप बनाइए, यानी अड्डे बना लीजिए। तो अब ये मतलब ये जो बयान आया है ये हूती की तरफ से, क्या चीजें हो सकती है कैप्टन साहब, थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ऐसी क्या चीज हो सकती है? हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए फौजी बात करूंगा। अगर हम देखें फौजी तौर से, अगर हम इजराइल को 10 मान लें, 10 किलो के बराबर मान लें फौजी तौर पर, तो हमास कितने किलो का है? फौजी तौर पर हमास इजराइल के ऊपर जो कुछ कर सकता है, समझिए 3 किलो। और इसी तरह से फौजी तौर की बात कर रहा हूं कि अगर इजराइल 10 है फौजी तौर पर, पावर यानी ताकत 10 किलो, तो हिजबुल्लाह कितनी है फौजी तौर पर? 2 किलो। तो हूती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फौजी तौर पर अगर हम इजराइल को 10 मान लें, 10 किलो, तो हूती कितना नुकसान कर सकता है? हमें याद रखना पड़ेगा कि हूती के पास कोई खास नेवी नहीं है, हूती के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, हूती के पास एक आर्मी है, अच्छी आर्मी है, 1.5 लाख के करीबन, रिजर्विस्ट भी हैं, लेकिन वो इजराइल तक नहीं पहुंच सकते, हूती की जो आर्मी है, क्योंकि बीच में सऊदी पूरा आ जाता है। और सऊदी और हूती की तो हम जानते हैं कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी ही है। तो हूती कैसे हमला करेगा इजराइल पर? रॉकेट दागकर या मिसाइलें दागकर। तो हूती दावा करता है कि उसके पास 2000 रॉकेट या मिसाइल हैं, बात सच भी है, लेकिन इनमें से कितने इजराइल पर पहुंच सकते हैं? करीबन 200। 1800 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम इजराइल की फौजी ताकत का आकलन मिलिट्री तौर पर मान लेते हैं 10 है, 10 किलो, तो हूती का कितना ताकत हो गया इजराइल के खिलाफ? 1 किलो। तो इजराइल को हूती कितना नुकसान पहुंचा सकता है? कोई शक नहीं है, इजराइल को हूती नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि क्या हूती इजराइल को हरा सकता है? क्या हूती इजराइल के घुटने टिकवा सकता है? क्या हूती के हमले से हूती इजराइल को बातचीत के लिए जबरदस्ती मनवा सकता है? ये 3 सवाल हैं। तो तीनों सवालों का जवाब है कि नहीं, नहीं और नहीं। हाँ, हूती के हमले से इजराइल परेशान जरूर है। अगर हम देखें, जब से पिछले 18 महीने की लड़ाई हो गई है, हूती ने करीबन 21 लेकिन बार या कैप्टन 23 साहब, बार मैं इजराइल पर बीच में हमला थोड़ा किया। से रुकूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। जैसा कि जयदीप सिंह बुंदेला ने भी कहा और मेरे भी जहन में आए, उन्होंने कहा कि अगर इन किलोग्राम में से अमेरिका को हटा दिया जाए तो फिर इजराइल सिर्फ ग्राम में ही होगा। और अभी भी हम देखें कि जो अटैक हुआ है वो इजराइल का नहीं है, बल्कि वो अटैक जो है वो अमेरिका की तरफ से अटैक है, रेड सी को लेकर के। इजराइल अभी जो है वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो मतलब 10 किलो 2 किलो का आपने कहा, तो ये तो अमेरिका को आप कह सकते हैं कि इजराइल को आप मानते हैं कि भारी है? एकदम 100% सच बात है जो कही गई है कि अमेरिका इजराइल है और इजराइल अमेरिका है। आज अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देता तो ये लड़ाई आज से 1 साल पहले ही खत्म हो जाती। इजराइल की एयरफोर्स अच्छी है, लेकिन इजराइल की एयरफोर्स अमेरिकन एयरफोर्स का ही एक्सटेंशन है। अमेरिका के सपोर्ट के बगैर इजराइल की एयरफोर्स 72 घंटे में ही रुक जाएगी, जमीन पर खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से इजराइल की जो आर्मी है, अगर अमेरिका लगातार हथियार, गोला बारूद, टैंक के गोले, तोप के गोले ना दे, इजराइल की आर्मी 15 दिन में ही
टैंक में और कोई गोले नहीं बचेंगे, तोप में गोले नहीं बचेंगे फायर करने के लिए। तो जब मैं इज़राइल कहता हूं, मिलिट्री आंकलन देखिए, मिलिट्री आंकलन आंकलन जैसे हम कहते हैं यूक्रेन कैसे लड़ रहा है, यूक्रेन इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अमेरिका दे रहा है। अगर यूक्रेन की मदद अमेरिका नहीं करता तो ये जंग यूक्रेन और उसकी 3 साल से नहीं चलती, ये पहले 3 हफ्ते में ही खत्म हो जाती, पहले 3 महीने में ही खत्म हो जाती। इसी तरह से इज़राइल को अमेरिका अगर आज हथियार देना बंद कर दें, आज 25 तारीख है, मैं बता रहा हूं, परसों से इज़राइल की बमबारी रुक जाएगी, क्योंकि इज़राइल के पास आज रात को उतने ही बम हैं जो वो कल गिरा सकता है और परसों गिरा सकता है, बस। तो जब मैं कह रहा हूं कि इज़राइल की ताकत 10, उसका मतलब यह है कि अमेरिका की मदद से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इज़राइल की खुद की ताकत अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है इज़राइल को आंख मूंद कर, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा और अब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा, अमेरिका इज़राइल को आंख मूंद कर सपोर्ट दे रहा है। डॉक्टर रिजवी, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था, 34 साल था, फाइटर पायलट था और मेरी ख्वाहिश ही रह गई, बॉम्बर उड़ाता था मिग-23, जरूरत पड़ने पे छोटे वाले 8 बम या बड़े वाले 4 बम ले जा सकता था। काफी बार मौका भी मिला, बम हमने लोड भी किए, लेकिन हुक्म नहीं आया ऊपर से आगे बॉर्डर क्रॉस करने का, तो रिटायर हो गया इसी तमन्ना के साथ। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक पिछले 18 महीने में इज़राइल ने जितने बम गिराए हैं गजा पर, जाहिर बात है सब अमेरिका ने दिए हैं, इतने बॉम्ब्स तो इंडियन एयरफोर्स की वॉर स्टॉक में नहीं है। ये मैं दर्शकों को बताता हूं, सीक्रेट बात नहीं है, ओपन सोर्स है। एग्जैक्ट आंकड़े आप दे नहीं सकता, लेकिन जितने बॉम्ब्स इज़राइल ने, चाहे वो 500 किलो के बॉम्ब हो, चाहे वो 1000 किलो के बॉम्ब हो, चाहे वो 2000 किलो के बॉम्ब हो, जितने बॉम्ब आज तक गिराए हैं अमेरिका ने दिए इज़राइल को और इज़राइल ने गजा पर गिराए हैं, या चलो हिजबुल्लाह पर गिराए, कुछ ईरान पर भी गिराए, इतने बॉम्ब इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं है। यानी अगर उस हिसाब से बमबारी करे, सीक्रेट नहीं है, अगर जिस तेजी से बमबारी इज़राइल की एयरफोर्स गजा पे कर रही है, हिजबुल्लाह पे कर रही है, ईरान पर या जो भी है, अगर इंडियन एयरफोर्स को उस तरह की बमबारी करनी पड़े तो हमारी टोटल जो बॉम्ब्स का स्टॉक है वो महज 40 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमारे नए गेस्ट जुड़ चुके हैं, मैं मंच नए गेस्ट को हैंड ओवर करता हूं।